हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे आवेशों की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो बेटा, जो हम पढ़ रहे हैं ये आपके क्लास 12th का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टेट का। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, जब चार्ज रेस्ट पे हो तो जो फील्ड बनाएगा, फोर्स लगाएगा, पोटेंशियल है, उनके सबके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। और ये स्टडी हम तभी कर पाएंगे तब हमें इन आवेशों की, इन चार्ज की बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें पता हो। अगर हमें ये प्रॉपर्टीज़ पता नहीं है तो हम वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए ये बैकबोन का काम करेगी कि हमें कम से कम बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की पता होनी चाहिए। तभी हमारे लिए जो एक्सपीरियंस होगा इलेक्ट्रोस्टेट को पढ़ने का, समझने का, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बेसिक प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज की हैं जो उन पे बात करेंगे। तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेटा, इस प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है ये देखो, समझो। इसे एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है, कोई एक निकाय है, ठीक है। इस निकाय में कुछ चार्ज हैं, जैसे +2 कूलाम, -2 कूलाम, +3 कूलाम, +7 कूलाम। तो हमसे कोई पूछे कि इस सिस्टम में टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना है। तो कुल आवेश कितना है ये हम कैसे पता करेंगे। तो बेटा, हमें पता है क्या कि जो चार्ज है, चार्ज क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है बेटा, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक आवेश, एक अदिश राशि होती है। और स्केलर क्वांटिटी को, अदिश राशियों को हम नॉर्मल जैसे नंबर को जोड़ते हैं वैसे जोड़ते हैं। जैसे 3 + 2 5 होते हैं, ऐसे नॉर्मली जोड़ना है। अगर चार्ज वेक्टर क्वांटिटी होता तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ते, हमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ता। पर ऐसा नहीं है, चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और हमें चार्जों को नॉर्मली एल्जेब्रिक सम करना है और नॉर्मली जोड़ देना है। तो वो हमारा चार्ज, टोटल चार्ज आ जाएगा। जैसे इस सिस्टम में हमें टोटल चार्ज पता करना है, किस सिस्टम का बेटा, इस सिस्टम का हमें टोटल चार्ज पता करना है, टोटल चार्ज पता करना है इस सिस्टम का। तो हम कैसे करेंगे, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जो जितने चार्ज है इनको आप एल्जेब्रिक सम कर दो, इनका नॉर्मली जोड़ दो नंबर की तरह। जैसे +2 कूलाम, -2 कूलाम। चार्ज को विद साइन लेना है, विद साइन। जैसे इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस, प्लस लगा हुआ है तो आगे प्लस। +3 कूलाम, +7 कूलाम। तो ये तो कट गया। तो जो टोटल चार्ज आएगा, टोटल चार्ज आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 7, 3 + 7 कितना होगा, 10 कूलाम। ये टोटल चार्ज आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी में बस हमें यही सीखना है कि किसी बॉडी पे कोई चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें टोटल चार्ज निकालना है। तो वो कैसे निकाल लेंगे, तो कैसे निकालना बेटा, उन सभी चार्जों का आप नॉर्मली एल्जेब्रिक सम कर दो, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं करना है, नंबर की तरह जोड़ दो और कुछ नहीं करना है, वो टोटल चार्ज आ जाएगा। बस ये टोटल चार्ज कैसे लाते हैं, आवेशों को कैसे जोड़ते हैं, यही हमें सिखाता है आवेशों की पहली प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी में हमें यही सीखना है। तो आई होप कि आवेश की पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में इसे लिख देंगे बेटा, लैंग्वेज में आ जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इन सिस्टम is equal to the algebraic sum of all the charges
एग्जिस्टिंग इन इट। क्या बोलता है बेटा कि जितने भी किसी सिस्टम में जितने भी चार्ज है सबका क्या कर दो, अलजेब्रिक सम कर दो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। हिंदी में बोले तो किसी निकाय पर कुल आवेश कितना होगा, उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का हम क्या कर दें, बीजगणितीय योग कर दें, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, कुल आवेश आ जाएगा। तो आई होप कि पहला प्रॉपर्टी आपको समझ में आया है। अगर नहीं भी आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर ये हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आगे और कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अभी बात करते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी है जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज क्या है, इसको भी हम क्या सीखेंगे, हम इसे भी हम किससे सीखेंगे, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या बोला कि भाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, पहले समझो, एग्जाम्पल लो क्या कि हमने एक ग्लास रोड ली थी। क्या ली थी बेटा, एक लिया था, ये क्या है, एक ग्लास रोड है। क्या बेटा, एक ग्लास रोड है। इसमें हम सिल्क के कपड़ा लेते हैं, एक क्या लेते हैं बेटा, एक सिल्क का कपड़ा लेते हैं, सिल्क क्लॉथ लेते हैं एक। और जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो होता क्या बेटा कि ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में, जिससे ग्लास रोड पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, और सिल्क क्लॉथ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है बेटा, नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश। तो हुआ क्या, जब इन दोनों का आपस में रगड़ा गया तो फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ और इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया। इस पूरी घटना में आपने ये देखा होगा, ना तो कोई नया इलेक्ट्रॉन बना है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन ख़त्म हुआ है। केवल इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से ग्लास रोड से कहाँ गया है, सिल्क क्लॉथ में। तो यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है। चार्ज कहाँ से हुआ है, चार्ज क्या हुआ है, चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ है। चार्ज ग्लास रोड से कहाँ गए हैं, सिल्क क्लॉथ में। चार्ज कहाँ गए बेटा, ग्लास रोड से कहाँ गए चार्ज, सिल्क क्लॉथ में। ना तो चार्ज को हमने ख़त्म किया है, ना ही चार्ज को हमने बनाया है, बल्कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया है, ट्रांसफ़र किया है। और ये ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलता है। इसका जो स्टेटमेंट है ये क्या है बेटा, पहले स्टेटमेंट देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, nor be destroyed, but it can only be transferred सॉरी बच्चा, एक मिनट रुको, only be transferred from one body to another। तो इसमें क्या बोलता है ये कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। हिंदी में बोले तो आवेश को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही ख़त्म किया जा सकता है, उसे बस एक निकाय से दूसरे निकाय में क्या कर सकते हैं, हम स्थानांतरित कर सकते हैं। जो अभी इस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश की कि कुछ चार्ज ग्लास रोड से निकल कर कहाँ आ गए, सिल्क क्लॉथ पे आ गए। इस पूरी घटना में ना तो कोई चार्ज ख़त्म हुआ था, ना ही कोई चार्ज बना था, बल्कि ग्लास रोड से किस पे आया था, सिल्क क्लॉथ पे आया था। तो हमें इस एग्जाम्पल से या इस एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम ये समझ पाते हैं कि चार्ज को हम ना तो ख़त्म कर पा रहे हैं, ना ही हम बना पा रहे हैं, बस चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पे
पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन दोनों का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0। जब इन दोनों को पास पास लाया जाता है तो ये हमें गामा फोटोन देते हैं। क्या देते हैं बेटा, गामा फोटोन। इन्हें क्या बोलेंगे, गामा फोटोन। क्या बोलेंगे इन्हें, गामा फोटोन। और गामा फोटोन पर जो चार्ज होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0 + 0, तो ये टोटल चार्ज इस साइड भी क्या हो गया, 0। तो इस साइड भी टोटल चार्ज कितना है, 0। इस साइड भी टोटल चार्ज क्या है, 0। मतलब क्या है कि ना तो हमने चार्ज को बनाया ना ख़त्म किया। ठीक है, जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर है, मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। इसको बोलते हैं हम पेयर एनिलेशन। इनको किसके नाम से जाना जाता है, पेयर एनिलेशन। क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक पेयर में है यहाँ पे, और जब ये पास पास लाए जाते हैं तो हमें क्या कहते हैं, गामा फोटोन दे देते हैं। मतलब ये गायब हो गए, क्या हो जाते हैं, केवल हमें गामा फोटोन मिलते हैं। फोटोन क्या है बेटा, रेज तो है, तो अपनी रेज मिलती है, केवल कुछ नहीं मिलता। ये दोनों गायब हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब पास पास लाए जाते हैं तो हमें केवल गामा फोटोन में देखने को मिलते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, पेयर एनिलेशन। पेयर क्या हो गए, एनिलेट हो गए। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टीज की। तीसरी प्रॉपर्टीज बोलता है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बेटा, सॉरी एक मिनट, एक सेकंड बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या बोलता है बेटा, इसको भी हम एग्जांपल समझेंगे, और वही एग्जांपल सेम एग्जांपल समझेंगे हम कि हम कोई एक ग्लास रोड लेते हैं बेटा। क्या लेते हैं, एक ग्लास रोड। ये क्या है, एक ग्लास रोड। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लेते हैं सिल्क क्लॉथ। क्या लेते हैं बेटा, सिल्क क्लॉथ। सिल्क क्लॉथ जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाते हैं ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में। चार्ज का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होता है, ग्लास रोड से सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो कहाँ जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ग्लास रोड पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और ग्लास रोड क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अधिक आने का, और इलेक्ट्रॉन आने पर कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण सिल्क क्लॉथ क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। कैसा नेगेटिव, कैसे चार्ज आता है सिल्क क्लॉथ में, नेगेटिव चार्ज। दोबारा समझो बेटा क्या हो रहा है, जब इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा जाता है, तो होता क्या है, ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाते हैं, सिल्क क्लॉथ में आ जाते हैं। तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण यहाँ पे क्या आ गया, ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गए हैं, सिल्क क्लॉथ में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या वो नेगेटिव हो, हम उसकी बात नहीं करें, जो भी चार्ज होगा वो तो क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता से होगा, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा, या इलेक्ट्रॉन की कमी से होगा, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो आप समझ में आ गया ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो मतलब जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो नेगेटिव चार्ज हो गया, और वो कैसे चार्ज कैसे आया होगा, उस पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे गया होगा, तो ये तो उस बॉडी पे चार्ज आया होगा। ठीक है ना, तो हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज होगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो हम बोलते हैं किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से ही होता है, कि इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है कि इलेक्ट्रॉन की क्या तो एक्सेस देखने मिलता है, अधिकता देखने मिलती है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी देखने मिलती है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज रहेगा, टोटल चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन का ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। जैसे टोटल चार्ज किसी बॉडी पे जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, ई, और उस ई चार्ज का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल। यहाँ पे एन का मतलब क्या है, इंटीजर मल्टीपल। जैसे एन बराबर क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज हाफ इंटीजर नंबर नहीं आएगा। जैसे किसी बॉडी पे ऐसे 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/2 इलेक्ट्रॉन,
5/7 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पे नहीं रह सकते। किसी भी बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, हमेशा किस में रहेंगे, इंटीजर मल्टीपल में रहेंगे। किस में रहेंगे, इंटीजर मल्टीपल में रहेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, और फ्रैक्शन में नहीं देखने को मिलेगा हमें, इंटीजर मल्टीपल में ही मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 था। हम बोलते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सिस्टम में 1/2 इलेक्ट्रॉन चार्ज है, तो ये गलत है बेटा। ऐसे इतना चार्ज नहीं आ सकता। चार्ज क्या हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इस ई का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल, एंड सो ऑन, 5 6 7 8 9 10 ऐसे सो ऑन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज रहेगा, क्योंकि चार्ज किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है कमी से। तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो चार्ज की पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी पे, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ ये, किसी पे जैसे इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे उस हिसाब से उस पर नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल ही होगा। उस किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ई, इसका इंटीजर मल्टीपल मतलब n से गुना। ठीक है, n यहाँ पे इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है, और ये हमें किसने बताया था, इसके किससे वेरीफाइड किया था, इससे वेरीफाइड किया था रॉबर्ट ए मिल्टन ने। इससे किसने बताया था, रॉबर्ट ए मिल्टन। किसके थ्रू बताया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। किसने, कौन सा एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने वेरीफाई किया था चार्ज के क्वांटाइजेशन को। ठीक है बेटा। अब चौथा प्रॉपर्टी जो इसका आता है, चौथा प्रॉपर्टी जो आता है वो होता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ये इसमें इस प्रॉपर्टी में हमें ये पढ़ना है कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है, कोई चार्ज, जब जितना चार्ज कोई रेस्ट पे है, चार्ज जितना रेस्ट पे होता है वो चार्ज उतना ही रहेगा जब वो क्या हो, मोशन में हो। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे 2 कूलम चार्ज है। मान लो कितना कूलम चार्ज है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है, 2 कूलम। ये सिस्टम पे कितना चार्ज है, 2 कूलम, और ये रेस्ट पर है। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करती है, गति करना स्टार्ट करती है, तो मोशन में भी इस पर कितना चार्ज रहेगा, मोशन में भी इस पर कितना चार्ज रहेगा, 2 कूलम ही रहेगा। मतलब ये चार्ज चेंज नहीं होगा, चाहे वो रेस्ट पर हो चाहे वो मोशन में हो। समझ में आया कि चार्ज चाहे रेस्ट पर हो, चार्ज चाहे मोशन में हो, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितना चार्ज रेस्ट पे था उतना ही चार्ज क्या रहेगा, मोशन पे रहेगा। चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। और ये हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो मास होता है वो जैसे ही मास रेस्ट पे कुछ होता है, जैसे ही मोशन में आता है तो मास चेंज हो जाता है। तो हम ये देखना चाहते थे कि चार्ज भी क्या ऐसे चेंज होगा कि चार्ज रेस्ट पे कुछ और हो, मोशन में कुछ और हो, ऐसा होगा जैसे मास में होता है। पर ऐसा देखने को नहीं मिला। चार्ज रेस्ट में जितना होता है उतना ही चार्ज मोशन में होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी चार्ज की, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई सी प्रॉपर्टी आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी वीडियो यहाँ पे लेके आऊँगा। आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को स्पेशल मैं बोल रहा हूँ ये। और आगे मैं यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल एक्सरसाइज हैं आपके चैप्टर में, वो सभी मैं यहाँ पे डील करूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और थोड़ा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करिए। क्या मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, आवाज़ क्या मेरी समझ में आ रही है। ठीक है, थैंक यू।